हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे कैंसर हटके की वीडियो। हाउदी रेबल्स ने मौत को बुलाया है। यूएस अनाउंसेस 10 नेशन फोर्स टू काउंटर हाउदी। लेट्स जंप टू दिस। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सरोम और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेड सी में चल रहे इस हुती क्राइसिस के बारे में। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है ये खबर भी है और पर्सपेक्टिव भी है। और यूजली मैं आप लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं बोलता, बट थोड़ा सा वीडियो में बिल्कुल एंड तक जाइएगा, तब आप लोगों को ये एक्चुअल पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है। और इस वॉर में अगर हम लोग देखें तो हमास के पास ग्लोबल लेवल पे ऐसा कोई विशेष सपोर्ट है नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान वो एकमात्र देश है जो कि हमास वालों को वेपन्स के साथ में सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में फैले हुए ईरान के जितने भी प्रॉक्सी हैं, जैसे कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह हो गया, यमन में मौजूद हूती रेबल्स हो गए, और इराक में मौजूद ईरान के जो प्रॉक्सीज है, ये सभी किसी न किसी तरीके से हमास को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ईरान के इन तमाम प्रॉक्सीज में से अगर हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो भले ही हिजबुल्लाह वाले यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो, बट सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को यमन में मौजूद ये जो हूती रेबल्स है इनकी तरफ से आते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि इन लोगों ने ऑफिशियली ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करी, बल्कि पिछले तकरीबन 2 या 3 सप्ताह से ये लोग लगातार रेड सी में से जितने भी शिपमेंट्स क्रॉस हो रहे हैं। अच्छा, वैसे यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो रेड सी वाला समुद्री रूट है ये ना सिर्फ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, बल्कि दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका लगभग 12% के आसपास इसी रास्ते से होकर गुजरता है। प्लस दुनिया में समुद्र के रास्ते जितने भी कंटेनर्स जाते हैं, तकरीबन 30% कंटेनर्स इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। अगर इस रास्ते से जाने वाला ट्रैफिक किसी भी तरीके से इफेक्ट होता है तो फिर उस सिचुएशन में जो शिप्स हैं जो कि समुद्र के रास्ते माल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट लेके जाते हैं, इन लोगों को पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस करते हुए लंबा रूट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ती है, प्लस टाइम भी बढ़ता है, क्योंकि लगभग 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हम लोगों को इन्फ्लेशन पे देखने को मिलता है। क्योंकि अगर शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, तो obvious सी बात है एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और एक्सपेंसेस कोई भी जेब से नहीं बढ़ता। एक्सपेंसेस हमेशा लास्ट में कंज्यूमर की पॉकेट से लिए जाते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी है। नाउ अब ये जो यमन में मौजूद हूती रेबल्स है, क्योंकि इनकी लोकेशन बिल्कुल रेड सी के मुहाने पे है, इस वजह से जब से इन लोगों ने इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करी है, तब से ये लोग लगातार रेड सी को क्रॉस करके जा रहे, ज्यादातर शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब वैसे इन लोगों ने ऑफिशियली ये बात बोली थी कि भैया हम लोग इजराइल को जो शिप जाने वाले हैं या फिर इजराइल से जो शिप आने वाले हैं, सिर्फ उन शिप्स को टारगेट करेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, सारा ये लोग पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा शिप इजराइल से आ रहा है और कौन सा शिप इजराइल को जा रहा है। अब ये लोग हर डाउटफुल शिप को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेजोरिटी उन शिप्स को टारगेट किया जा रहा है जिनका इजराइल से कोई लेना देना ही नहीं। ये प्रॉब्लम चल रही है, और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम एक तरह से ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। और ये जो पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड कहना तो खैर गलत होगा, ये जो रेडिकल इस्लामिक वर्ल्ड है, रेडिकल इस्लामिक वर्ल्ड में हूती रेबल्स के इन एक्शंस को ना सिर्फ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बल्कि ये लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। क्योंकि हमास वालों की तरफ से सेलिब्रेशन के लिए कुछ आ नहीं रहा, और लेबनान में मौजूद ये जो हिजबुल्लाह वाले हैं इनकी तो फटी पड़ी है। क्योंकि सिर्फ यमन में मौजूद हूती रेबल्स ही है जो खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, इस वजह से इनके एक्शंस के ऊपर रेडिकल इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हूती रेबल्स रेड सी के अंदर कर रहे हैं, क्या ये सचमुच में इस इजराइल हमास वॉर की दिशा को बदलने वाला एक समझदारी भरा कदम है या फिर शुद्ध रूप से बेवकूफी? लेट मी एक्सप्लेन। भाई मेरे हिसाब से ये जो यमन क्राइसिस हुआ था, यमन क्राइसिस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो ये अपन लोगों ने वीडियो बनाया था, वो वीडियो देख के आप लोग यमन क्राइसिस के बारे में एक थोड़ा सा रिकेप कर लेना। यहाँ अपन लोग पूरा क्राइसिस डिस्कस नहीं करेंगे, बट मोटा मोटा सीन ये है कि जिस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर ये अरब स्प्रिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त यमन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और उस कॉन्फ्लिक्ट का सार ये निकला कि यमन के ऊपर से सऊदी अरेबिया की पकड़ कमजोर हो गई, और ये जो ईरान है यमन में मौजूद अपने प्रॉक्सी यानी कि हूती रेबल्स की मदद से यमन का जो कंट्रोल है वो एक तरह से ईरान के पास चला गया। बट यमन को लेके मैंने आप लोगों को ये जो कहानी सुनाई है, ये कहानी 100% सच है कि भैया सऊदी अरेबिया को यहाँ पे नुकसान हुआ, लेकिन इस पूरे के पूरे यमन क्राइसिस की वजह से अमेरिका वालों को भी नुकसान हुआ है, और वो नुकसान है सऊदी अरेबिया और अमेरिका के रिलेशंस का। क्योंकि जब ये यमन क्राइसिस चल रहा था तो इस पूरे के पूरे क्राइसिस के दौरान ऐसा नहीं था कि भैया यमन के अंदर ईरान और उसके प्रॉक्सी यानी कि हूती रेबल्स की पकड़ मजबूत होती चली गई और सऊदी अरेबिया ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, यहाँ पे एक
एक्चुअली में वॉर हुई और उस वॉर में सऊदी अरेबिया के जो एलाइड नेशन है जैसे कि यूएई हो गया, अमेरिका हो गया, इनके साथ में मिलकर सऊदी अरेबिया की फोर्सेस ने यमन के अंदर हुती रेबल्स के अगेंस्ट में ना सिर्फ वॉर शुरू करी बल्कि उस वॉर में इन लोगों ने बहुत ब्रूटली हुती रेबल्स को कुचलने की कोशिश भी करी। इनफैक्ट इसी वॉर के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स द्वारा बमबारी करके यमन का जो सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव समुद्री बंदरगाह है उसको उड़ा दिया गया। बट इसका नतीजा ये हुआ कि यमन के अंदर फूड क्राइसिस खड़ा हो गया और क्योंकि यमन के अंदर फूड क्राइसिस खड़ा हो गया और क्योंकि हजारों लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई, इस वजह से उस वक्त ये जो पूरा का पूरा मुद्दा था ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जिसकी वजह से ये जो अमेरिका है जो कि इस पूरी की पूरी वॉर में सऊदी अरेबिया की फोर्सेस को वेपन्स सप्लाई कर रहा था, उसके ऊपर इस बात का प्रेशर आने लगा कि वो सऊदी अरेबिया को सप्लाई होने वाले वेपन्स की सप्लाई को बंद करे। और यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि जिस वक्त अमेरिका के ऊपर सऊदी अरेबिया को वेपन्स की सप्लाई रोकने का प्रेशर आया तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, बोले तो हमरे गोलू मोलू। और जिस बंदे की वजह से हथियारों की सप्लाई को रोकने का सबसे ज्यादा प्रेशर आया वो बंदा था अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, बोले तो हमरे बुढ़ाऊ। देन फिर बुढ़ाऊ चुनाव जीत के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। सो इस यमन वाली वॉर को लेके अमेरिका से सऊदी अरेबिया को होने वाली वेपन की सप्लाई पूरी तरीके से रुक गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं वो एकदम खटाई में पड़ गए। अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बिगड़ने और सऊदी अरेबिया का चाइना और रशिया की ओर टिल्ट होने के पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यमन के अंदर ये जो कुछ भी हुआ ये उन तमाम रीजन्स में सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि यमन में मौजूद ये जो हुती रेबल्स है इनकी वजह से सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री इफेक्ट हो रही है, अगर किसी कंट्री को इन हुती रेबल्स की वजह से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो कंट्री है सऊदी अरेबिया प्लस ह्यूमिलेशन। क्योंकि यहाँ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि भैया सऊदी अरेबिया और हुती रेबल्स के बीच में ये जो यमन वॉर हुई, इस यमन वॉर को जीतने और लड़ने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर थी, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर नए नए क्राउन प्रिंस बने थे लेकिन वो नहीं जीत पाए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। बट ये सब किसकी वजह से हुआ? अमेरिका की वजह से, क्योंकि वो अमेरिका जिसने कि सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी गारंटीज दे रखी थी, उसी अमेरिका के प्रेशर की वजह से सऊदी अरेबिया की फोर्सेस यमन में मौजूद इन हुती रेबल्स को खत्म नहीं कर पाई। नाउ अब आते हैं वापस से प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि आज हालात क्या है? तो भैया आज हालात ये हैं कि यमन में बैठे हुए ये हुती रेबल्स इजराइल को टारगेट करने के नाम पे रेड सी को क्रॉस करके जा रहे ज्यादातर शिप्स के ऊपर ना सिर्फ हमला कर रहे हैं बल्कि उनके ऊपर ड्रोन से अटैक करते हुए कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये सब कुछ करने के पीछे मकसद क्या है? इजराइल के ऊपर दबाव बनाते हुए गाजा के अंदर सीज फायर करवाना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करें तो क्या इजराइल के ऊपर इसका दबाव बन रहा है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इजराइल के ऊपर इसका दबाव नहीं बन रहा और ना ही हम लोगों को गाजा के अंदर सीज फायर देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच में चल रही वॉर की करंट सिचुएशन को देखें तो भैया करंट सिचुएशन ये है, इजरायली फोर्सेस बहुत तेज रफ्तार से ना सिर्फ गाजा के मैक्सिमम इलाकों के ऊपर कब्जा करती जा रही है बल्कि हमास के लोगों ने बैक टू बैक सरेंडर करना शुरू कर दिया है। सो जिस मकसद के साथ यमन में बैठे हुए हुती रेबल्स रेड सी को क्रॉस करके जा रहे शिप्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो मकसद तो कहीं से कहीं तक पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन शायद जो हो रहा है, अब यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूं कि एग्जैक्टली यही होगा, बट जो होते हुए दिख रहा है और जो शायद होने वाला है उसकी कल्पना हुती रेबल्स ने सपने में भी नहीं करी होगी। मतलब इन लोगों ने घर बैठे मुसीबत को आमंत्रित किया है। भाई अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से सऊदी अरेबिया यमन से विड्रॉल कर चुका था, मतलब परिस्थितियां इनके फेवर में थी, लेकिन अब रेड सी को क्रॉस करके जा रहे लगभग हर शिप को टारगेट करके ये वो मुसीबत है जो आप लोगों को शायद इस वीडियो में दिख रही होगी, इस मुसीबत को आमंत्रित किया है भाई, क्योंकि ये लोग रेड सी को क्रॉस करके जा रहे लगभग हर शिप को टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड इफेक्ट हो रहा है भाई। मैक्सिमम शिपिंग कंपनीज ने या तो टेम्परेरी बेसिस पे इस रूट को बंद कर दिया है या फिर ये लोग लंबा रूट लेके जा रहे हैं। सो ट्रेड सीधे सीधे इफेक्ट हो रहा है और क्योंकि ट्रेड इफेक्ट हो रहा है इस वजह से यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन और इनके जो एलाइड नेशंस हैं उनकी एंट्री हो चुकी है। अब वैसे अगर सच कहूं तो पिछले 2-3 सप्ताह से ये जो हुती रेबल्स इन शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, इन शिप्स को पिछले 2-3 सप्ताह से भी प्रोटेक्ट करने का काम अमेरिका और ब्रिटेन वाले ही कर रहे हैं। लेकिन आज अमेरिका ने जो किया है वो बहुत अलग है, क्योंकि आज अमेरिका की प्रेसिडेंसी में तकरीबन 10 कंट्रीज का एक इंटरनेशनल कोalition बना, जिसमें वेस्टर्न नेशंस के साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो बहरीन है, बहरीन भी शामिल है। और इस कोalition का काम क्या है? इस कोalition का काम है उस पूरे के पूरे रूट को ना सिर्फ मॉनिटर करना बल्कि अगर हुती रेबल्स इन शिप्स के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तो उन शिप्स को प्रोटेक्ट भी करना। लेकिन साथ ही साथ यहाँ हम लोगों को उस स्टेटमेंट के ऊपर भी
गौर करना चाहिए जो कि अमेरिका की ओर से दिया गया, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में खड़े होकर इस कोलिशन का अनाउंसमेंट कर रहे थे, उस वक्त किसी पत्रकार की ओर से उनसे यह सवाल पूछा गया कि भैया इतना सब कुछ हो रहा है रेड सी के अंदर, तो अमेरिका सीधे सीधे यमन में मौजूद हुती रेबल्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की ओर से उस जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए ये कहा गया कि भैया सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल कोलिशन फॉर्म करके इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। Why hasn't the U.S. struck back or conducted a counterstrike like it has against similar Iranian-backed militants in Iraq and Syria? These attacks are reckless, dangerous, and they violate international law. And so we're taking action to build an international coalition to address this threat. And I would remind you that this is not just a U.S. issue. This is an international problem, and it deserves an international response. अब ये जो इंटरनेशनल कोलिशन फॉर्म करने वाला सीन है ना, ये सीन अगर हम लोग इतिहास को देखें तो जब भी किसी कंट्री की बारह बजानी होती है तो वहां पे अमेरिका ऐसे सीधे नहीं जाता, वहां पे हमेशा इंटरनेशनल कोलिशन बना के जाता है ताकि कहीं से विरोध ना आए। और मे बी पॉसिबल अमेरिका वाले यहाँ पे यही करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इससे बेस्ट बहाना क्या मिलेगा भाई। अमेरिका वाले यमन में मौजूद हुती रेबल्स को इस वजह से टारगेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अमेरिका वालों के ऊपर ह्यूमन राइट्स का इन सब का दबाव था, लेकिन अब हुती रेबल्स ने खुद आगे रह के युद्ध को आमंत्रित किया है। और हुती रेबल्स इस वक्त ये जो कर रहे हैं इसमें शुद्ध रूप से ये हुती रेबल्स वाले गलत है। सो इसके बाद में जो कुछ भी होगा उसमें इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला। प्लस क्योंकि यहाँ पे इजराइल का नाम इंक्लूड है, इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से जो सिंपैथी है वो ऑलरेडी इजराइल के फेवर में चल रही है। प्लस क्योंकि ये हुती रेबल्स की वजह से सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया इफेक्ट हो रहा है। भाई इजराइल को तो एक खतरा टेम्परेरी है, लेकिन ये जो हुती रेबल्स है ये हुती रेबल्स सऊदी अरेबिया के लिए परमानेंट मुसीबत है। सो सऊदी अरेबिया तो कभी से चाह रहा है कि इनकी फाइल निपटाओ। इस वजह से मिडिल ईस्ट में भी हम लोगों को हुती रेबल्स के अगेंस्ट में ये जो कोलिशन बना है इस कोलिशन के लिए सपोर्ट ही देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा सबूत है ये बहरीन का इस कोलिशन में शामिल होना। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हुती रेबल्स इजराइल के अगेंस्ट में कार्रवाई करने के नाम पे यहाँ पे हमला कर रहे हैं, इस वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज ओपनली इस कोलिशन का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन बिहाइंड द सीन तो ये लोग फुल फ्लेज सपोर्ट देंगे। भाई सऊदी अरेबिया के लिए इससे बेस्ट क्या होगा कि बिना जमीन पे अपना एक भी सैनिक उतारे यमन में बैठी हुई इनकी ये जो समस्या है, या फिर ये इतनी कमजोर हो जाए कि बाद में सऊदी अरेबिया वाले उसे इजीली मसल सके। सो मे बी पॉसिबल जिस तरीके की फोर्सेस अमेरिका ने इंटरनेशनल कोलिशन बना के यहाँ पे हौती रेबल्स के अगेंस्ट में उतारी है, हो सकता है ये लोग इनसे जो गलती हुई थी, गलती भी नहीं कह सकते भाई, इंटरनेशनल दबाव की वजह से इन लोगों को पीछे हटना पड़ा उस वक्त। सो मे बी पॉसिबल ये लोग उस गलती को सुधारते हुए यमन में मौजूद इन हौती रेबल्स की परमानेंट फाइल निपटाने के लिए चले जाए। बट एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस बात है, आने वाला वक्त बताए। बाकी आप लोग इस बारे में